वक्त मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें एक बार फिर कहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर वार जारी रहेगा। नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया गया है, अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई गई हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी या ये कहिए एनडीए सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी, किस तरीके से उनका रोड मैप रहेगा, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर दी। सामाजिक आर्थिक विकास के पूरे ढांचे के अंदर कैसा बदलाव होने जा रहा है उसका जिक्र है। और आप देखिए, जिसका आप जिक्र कर रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको तो एजेंडा में रख ही लिया गया है और इसके अलावा यूसीसी लागू होगा, यह भी वादा घोषणा पत्र में किया गया है। बिल्कुल। और ये देखिए, स्वयं सहायता ग्रुप से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, ये उपलब्धियां बताई गई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी गई। लाडली बहना की सक्सेस के बाद जो लखपति दीदी, वो अब एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक बड़ी योजना है और इससे महिलाओं के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजकिशोर जी, लखपति नहीं, अब तो ड्रोन दीदी की बात हो रही है। बिल्कुल सही। और राजकिशोर जी, आपके पास आऊंगी और इसलिए ये सवाल मेरा अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए अभी मतदान नहीं हुआ है, पहले चरण का भी नहीं हुआ है, नतीजे तो अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री ये जो एक कॉन्फिडेंस है, क्या ये एक संदेश नीचे काडर को देने की कोशिश है, वोटर को देने की कोशिश है कि आएगा तो मोदी ही, या एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? देखिए, नैरेटिव तो पॉलिटिकल पार्टी वो खड़ा करेगी और मुझे लगता है कि खुद उनको आत्मविश्वास है, लेकिन उससे ज्यादा मनोबल तोड़ना है उनको विपक्ष का। क्योंकि जो बात अभी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं और ये सच्चाई है कि जब हम बाहर जाते हैं तो चर्चा ये होती कि 400 आएंगी या 300 आएंगी, तो सरकार तो आ ही रही है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी ने पहले से ही ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई तो आएगा मोदी, जो बात आपने कही ना, आएगा तो मोदी, लेकिन विपक्ष यहां पर लड़ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ उनकी 400 से 300 सीटें करा ले जाएंगे तो उसकी सफलता हो जाएगी। अच्छा, भाजपा की तरफ से इसको इसलिए जोरदारी से कहा जाता है कि पिछली बार 300 पार कहा था तो 300 पार आ गई, अब मोदी जी ने 400 पार कह दिया तो 400 पार आ जाएंगे। लेकिन एक बात रोकना चाहूंगा आपको, सीधे लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, कांग्रेस की तरफ से 25 गारंटियां घोषित की गई, अब बीजेपी ने 24 गारंटियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 1000 साल के भारत के ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बदलाव का यह पूरा एजेंडा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राजनाथ सिंह जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उन सबका यही कहना है कि पिछले 10 साल में जो हमने कहा था, वायदे किए थे, उसे पूरा किए हैं और अब जो अगले 5 साल में जो कहेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। और इसीलिए चाहे विरासत, शायद रविंद्र से हाँ रविंद्र पूरी कीजिए, बन गया है, लेकिन अयोध्या का जिक्र है उसमें, क्योंकि श्री राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन अयोध्या का पूर्ण विकास करेंगे। काशी कॉरिडोर बना है, लेकिन इसके तरह और भी जो संभावनाएं तलाशेंगे, यानी जो हिंदुत्व की बात। तो देखिए, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में जो मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया, वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको फटाफट बता रहे हैं। शरद जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आपने ये पूरा घोषणा पत्र सुना है और किस तरीके से मोदी 3.0 की बात की जा रही है, मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगी। देखिए, मोदी जी ने जब 2014 में अपना घोषणा पत्र पेश किया था, उस समय वो सारी जितनी भी उनकी योजनाएं थी सब 2020-2024 तक थी। 2019 में जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र लेके आए, जब वायदे किए, तो वो सारा 2025-2030 के लिए थे।
इस बार जो घोषणा पत्र लेके आए हैं तो उसमें 2047 की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं। अब इसमें कितना हो पाएगा, लेकिन देखिए जब उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था तो बड़ा मजाक करके कहते थे कि भाई रुपए की कीमत जो है या पेट्रोल की कीमत प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा निकल रही है। आज रुपए की कीमत कहाँ है, आज पेट्रोल की कीमत कहाँ है? तो वायदे जो होते हैं वो एक जगह हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत वायदे किए हैं, बहुत चीजें पूरी भी हुई हैं, लेकिन जब 2019 में वो आए थे तो उन्होंने जल जीवन मिशन घोषित किया था कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी घरों तक पानी पहुंचाएंगे। आज कितने घरों में पानी मैं यही कह रही हूँ शरद जी, आप बहुत अच्छे पॉइंट्स गिना रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष की नाकामी, क्या इसको नहीं माना जाए कि जनता तक जो मोदी नहीं कर पाए, ठीक है उपलब्धियां गिनाएंगे, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष जो मुद्दे आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो रुपए गिरते हुए रुपए की हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, विपक्ष क्यों नहीं उसको जमीन तक पहुंचा पा रहा है? या आपको लग रहा है कि इस बार 24 के चुनाव में वो मुद्दे जनता तक विपक्ष पहुंचा पा रहा है, सफल हो? नहीं, विपक्ष के पास ये एक बड़ी कमजोरी है कि उसके पास न तो नेता है आज, न कार्यकर्ता है, और न वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कह रही है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कह रही है कि लोगों को उस पर विश्वास हो रहा है। बिल्कुल शरद जी, आपकी इसी बात से मैं अगले सवाल के साथ में मुकेश केजरीवाल का रुख करना चाहता हूं। मुकेश, अगर आप देखें कांग्रेस के घोषणा पत्र को, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसमें 25 गारंटियां हैं। बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें 24 गारंटियां हैं। बहुत सारी गारंटियां लगभग समान सी हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, गरीबों की बात हो, रोजगार की बात हो। अगर आप बेसिक्स देखें तो लगभग बातें एक ही जैसी हैं, लेकिन फिर अंतर क्या नेता और नेता के संदेश की प्रभावशालिता से ही पड़ता है? बिल्कुल। हालांकि देखें तो कांग्रेस ने वादे बहुत बड़े किए हैं। इन्होंने 70 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसमें लाने की बात कही है, और कांग्रेस ने तो सभी के लिए कह दिया। इसी तरह से सभी जगह उन्होंने वादे करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन बात यह है कि भाजपा का जोर और भाजपा की जीत अधिकांशतः भावनात्मक मुद्दों से होगी। उसका आकलन भले ही शरद जी बात कर रहे हों योजनाओं की, लेकिन उसका जो समर्थक वर्ग है, जिनके दम पे वो जीत रहे हैं, जिनका उन्हें समर्थन मिल रहा है, वो ज्यादातर उनसे भावनात्मक मुद्दों पे ही उम्मीद कर। आपको रोकना पड़ेगा और मैं अब सीधे जी न्यूज संवाददाता रविंद्र का रुख करूंगी, और रविंद्र हमारी बात करवाएंगे उन लोगों से जिनको मंच पर बुलाकर वो लाभार्थी जो पूरी योजना थी उसको जो दिया गया था। एक बार बात करवाइए। उन्हीं तक पहुंचने की सारी कोशिश है। रविंद्र का फोन कट गया है। मैं राजकिशोर जी आपके पास आना चाहूंगी, और मेरा सीधा सा सवाल है, अभी शरद को भी सुना और केजरीवाल इनको भी सुना मैंने, अब केजरीवाल जी नहीं बोलूंगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि त्योहार से सीधा जुड़ गए, मुकेश जी बोलूंगी। सुना हमने, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या विपक्ष की गलती का फायदा मोदी को मिल रहा है, या मोदी के अपनी उपलब्धियों का फायदा मोदी को मिल रहा है? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है जब 400 पार की बात लगातार की जा रही है। दरअसल दिक्कत यह है कि जो अभी शरद जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ना नेता है ना कार्यकर्ता। मुझे लगता है नेता ज्यादा हो गए, कार्यकर्ता बचे ही नहीं। हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है। बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि वहां पर उनको मालूम है कि नेता कौन है, बाकी सब कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं। तो ये बेसिक अंतर आ रहा है, जो लोगों तक सीधे पहुंच पाए, क्योंकि कम्युनिकेटर अगर नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरी बात जो मुकेश ने कही, मुझे लगता है कि बार बार एक गलती तमाम विश्लेषक भी करते हैं और राजनीतिक दल भी करते हैं। मोदी को अगर सिर्फ हिंदुत्व से जोड़ेंगे, राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर एक उनका बहुत मजबूत धरातल है। लेकिन उसके साथ में वो जो विकास की या जो समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर डिलीवर करने की क्षमता होती है, और जो दिखा रहे हैं वो अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, उन चीजों को तो मानना पड़ेगा। अगर आवास मिले हैं लोगों को, शौचालय मिले हैं, उज्ज्वला योजना मिली है, तो उनके पास गिनाने को उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। तमाम जो असफलताएं हैं। लाभार्थी से बात कर रहे हैं इस समय रविंद्र, वो सुनवा देते हैं, फिर आएंगे राजकिशोर जी। कहा कैसा लग रहा है? मैंने बहुत अच्छा। आप खुश हैं पीएम से मिलकर? हाँ जी, बहुत। आपकी फैमिली भी खुश है? खुश। सबसे बात हुई? हो गई। उन्होंने देखा तस्वीर? देखा। चलिए रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रघुवीर जो पीएम से मिलकर बहुत खुश हुए, और जो सरकार की लाभार्थी योजना है उसका लाभान्वित भी हुए, और इसलिए खुश भी आज है क्योंकि पीएम ने उनसे पूछा कि आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, पीएम से मिलकर वाकई कितनी खुशी होगी।
बहुत ही मुश्किल है। तो घोषणा पत्र को जारी कर दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है। राजकिशोर जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया और मेरा सवाल यह है कि ये मोदी की उपलब्धियां है या विपक्ष की नाकामी है जो 400 पार की बात बीजेपी कर रही है और उस नैरेटिव को काफी हद तक जमीन पर उतारने में कामयाब रही है? निश्चित तौर पर विपक्ष की नाकामी भी आप मानिए, लेकिन मोदी विपक्ष को सफल भी नहीं होने दे रहे हैं। लगातार वो इस तरीके से विपक्ष की तरफ से जब कोई एक भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसको वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बड़े इमोटिव मुद्दे भी सामने आते हैं, आगे आते हैं। और निश्चित तौर पर इस देश में भावनात्मक मुद्दे बहुत ज्यादा राजनीति में चलते हैं। कोई भी सरकारें आई अगर आप देखेंगे तो उनके साथ में, लेकिन डिलीवर करने की जो क्षमता है ये व्यक्ति कर सकता है। मोदी ये स्थापित करने में कामयाब रहे। आप याद करिए, अगर वादों की बात करें तो पिछली बार भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात थी, किसको कितना पैसा दिया जाना था, उसको बढ़ा के इस बार 1 लाख रुपया कर दिया गया। लेकिन हिमाचल में सरकार आती है और जब इस बार मैनिफेस्टो आता है तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम से कांग्रेस अपने कदम वापस खींच लेती है। तो लोग के बीच में जाता है कि जो आप वायदे कर रहे हैं वो आप डिलीवर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमने आरोपी कहा था तो हमने कर दिया। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर उनको घेरा जा सकता है, लेकिन दिक्कत है कि यानी मुकेश केजरीवाल सीधे सीधे गारंटियों की बात दोनों कर रहे हैं, लेकिन किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करेगी ये उस नेता की जो इफेक्टिवनेस है उससे तय हो रहा है। बिल्कुल, और इस बात पे मैं राजकिशोर से काफी हद तक सहमत हूं कि मोदी की गारंटियों के साथ विश्वसनीयता का पहलू जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, एक लंबा गवर्नेंस का उनका जो रिकॉर्ड है, और चाहे वो विवादास्पद मुद्दे भी हो, धारा 370 हटा दिया जाएगा या इस तरह राम मंदिर बन जाएगी, ये स्वाभाविक तौर पे किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ये कर पाएंगे। लेकिन ये जो भी हो, चाहे भावनात्मक मुद्दे हो या फिर गवर्नेंस का मुद्दा हो, और जहां पे वो नाकाम होते हैं वो एक बहुत ही तैयारी के साथ उस बात को पॉलिटिकल नैरेटिव से। जल्दी से देखिए, मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं और मैं अब ये सवाल लेना चाहती हूं तीनों ही एक्सपर्ट से। शरद जी, आपके साथ ये सवाल की शुरुआत की, इस गारंटी कार्ड के बाद, इस मोदी की गारंटी के बाद, घोषणा पत्र के बाद अब की बार 400 पार कितने तक बीजेपी को पहुंचते हुए आप देख रहे हैं? आंकड़ा 400 पार तो देखिए एक टारगेट होता है। अगर आप अपना टारगेट ही 33% पे रखेंगे तो आपका फेल होना निश्चित है। तो अगर आप टारगेट 80%, 90% रखेंगे तो जरूर आप फर्स्ट डिवीजन तो पास होंगे, हो सकता है 70-75%। दूसरा भाई हमारा पशुओं में कोई दिक्कत आ, 300 रुपया बीमा है, आपको ऊंचा रखना ही चाहिए। तो 400 पार उनका टारगेट है, लेकिन आप ये कहिए कि 400 पार हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं नई जगह 400,000 रुपया तक मतलब 100-150 ये मन 2017-18 में ध्यान को 17 में 18 में फसल खराब हो गई थी, 28,000 रुपए का चेक मिल गया था। तो प्रधानमंत्री से आपने मुलाकात की है, इस मंच पर मिले, क्या कहा? शरद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पिछली बार जरूर 303 बीजेपी पहुंची थी जब 300 पार का नारा दिया था, लेकिन इस बार जो 400 पार का नारा है वो मुझे लगता है कि आप संख्या बताइए ना, आपका आकलन कितना है बीजेपी को? मुझे लगता है कि पिछली बार जितनी संख्या आएगी तो भी बहुत होगा, क्योंकि लगभग हर स्टेट में बीजेपी सैचुरेट कर चुकी है। जब आप 25 में 24 या 25 में 25 हो, आप 29 में 28 हो, 26 में 27 हो, 26 में 25 हो, तो एक 2 सीट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2019 में जो 303 बीजेपी का, मैं एनडीए की बात नहीं कर रही हूं, बीजेपी का जो था उससे ये आंकड़ा कम हो सकता है। मुकेश केजरीवाल, मुझे भी लगता है कि 300 के आसपास रहेगी भाजपा। 300 प्लस रहेगी, 300 के नीचे रहेगी, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 300 का आंकड़ा। राजकिशोर जी, मैं इस मैनिफेस्टो के बाद का आकलन इस समय एक्सपर्ट्स का ले रही हूं। देखिए शोभना, वैसे तो मुझे लगता है बतौर पत्रकार मुझे ये अभी नहीं कहना चाहिए कि सरकार किसकी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लक्ष्य बड़ा असंभव टाइप का दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन हाँ, जो पिछला आंकड़ा था उसके आसपास रहना चाहिए। मुझे लगता है 300 तो पार करेंगे। और जो कहा सेचुरेशन पॉइंट वाली बात, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पिछली बार कुछ सीटें कम थी, वहां से 7-8 सीटें कम से कम बढ़ सकती हैं। हाँ, टिकटों के वितरण को लेकर बहुत प्रश्न उठे हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि चेहरे पर वोट जा ही नहीं रहा है, एक चेहरे पर वोट जा रहा है, प्रत्याशी पर वोट नहीं जा रहा है। तो वो जो तमाम गलतियां हुई हैं, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही आपको 8-10 सीटें ज्यादा दे सकता है। शोभना, आपने जो अभी यहाँ पे पोल कराया, हमारे 3 एक्सपर्ट्स में से तीनों ने यह कहा कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही है, यानी 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी की और 400 पार एनडीए, वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजकिशोर, इस मैनिफेस्टो के आधार पर अगर बात की जाए तो आखिर क्या कारण आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि बीजेपी इन तमाम वादों और गारंटियों के बावजूद उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है?
जिसका वो एक तरीके से कहा जाए ऐलान करेंगे। आएंगे हम इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा और कुछ और बड़ी खबरों के साथ, और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे।